So last children we did what are the defects in agriculture marketing. The farmers have very weak bargaining power. बेचारे बहुत मजबूर होते हैं in many cases children, and they are unable to get good prices क्योंकि multiple reasons है. Transport facilities नहीं है, market का पूरा knowledge नहीं है उनके पास, where to sell, how to sell, किस market में बढ़िया प्राइस मिल रहा है. तो उनको इस मामलों में डिस्ट्रेस सेल भी करनी पड़ती है. उनको अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत सस्ते में बेचना पड़ जाता है. सो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर तो कोई काम नहीं करेगा बिकॉज उनका कोई एडवांटेज है नहीं. अल्टीमेटली ये सब है गवर्नमेंट का वोट बैंक. सो हु विल टेक नेसेसरी केयर ऑफ देम चिल्ड्रन? गवर्नमेंट. सिंपल एज दैट. सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन. एक कॉपी भी साथ में बना लीजिए, उसमें पॉइंट जरूर लिखा करिए. तो सो कॉल्ड आपके शॉर्ट नोट्स अपने आप तैयार हो जाएंगे. मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. तो इसमें सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स को ये प्रॉब्लम्स पता है, बट अल्टीमेटली इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कॉपीज में बुक्स में तो है, कॉपीज में आप लिखते हैं, बुक्स में ऑलरेडी दिया है, बट रियलिटी में फार्मर की स्थिति पिछले 70-75 सालों में कोई बहुत ज्यादा सुधरी है नहीं एज सच. सो द मेजर मेजर्स दैट आर डिस्कस्ड, द फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट. अब ये रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? APMC, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज. ये एक तरह से बच्चों स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट है. स्टेट गवर्नमेंट ने इसको क्यों बनाया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन कि जो अनफेयर और अनहेल्दी प्रैक्टिस है, जो मिडलमैन इनसे सस्ते में सामान खरीद के बाजार में महंगे में बेचते हैं, वो खत्म हो जाएगा. सेकंड, मार्केट में जो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते समय इनको कमीशन देना पड़ता है, दैट विल ड्रास्टिकली गो डाउन. थर्ड, इनको जो वेइंग की चोरी हो जाती थी, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मिडिलमैन इनसे गुड्स खरीदते थे, पता लगा 40 किलो गेहूं खरीदी और वेइंग करा दी उसकी 35 किलो पे, तो अल्टीमेटली 5 किलो एक तरह से चोरी ही हो गया. फोर्थ पॉइंट, दे शुड गेट रीजनेबल प्राइसेस ऑफ व्हाट दे आर सेलिंग बेसिकली. सो APMC के ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो अनफेयर कंपटीशन है वो खत्म हो जाए, जो मार्केट में चार्जेस इनको पे करने पड़ते हैं डिस्प्रपोर्शनेट, वो थोड़े से कम हो जाए, एंड जो वेइंग का स्केल है वो एक प्रॉपर स्केल हो. ऐसा ना हो कि कोई भी मिडलमैन अपना तराजू लेके आया और गलत से तौल के ले गया. एंड फार्मर्स को भी ठीक ठाक प्राइस मिले, एंड दोस थिंग्स व्हेन सोल्ड इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स आल्सो, कंज्यूमर्स शुड आल्सो नॉट बी एक्सॉर्बिटेंटली ओवरचार्ज्ड बेसिकली. अभी आपने देखा होगा कल इंडिया में ये जो भी एक नया अपना एक्ट आया है ट्रक को लेके, तो ट्रक में क्या एक्ट आया भाई? ट्रांसपोर्ट में सबके ऊपर है, मेरे ऊपर आपके ऊपर भी अप्लाई होता है. अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो भाग गया तो 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है. अब ट्रक ड्राइवर 50 साल की जेल भी है सर. जेल भी है. ट्रक ड्राइवर कह रहा है मेरी तो इतनी तनख्वाह ही नहीं, मैं कहाँ से दे पाऊंगा, तो उसने ट्रक चलाने से मना कर दिया. तो इन दैट केस जब ट्रक नहीं चल रहा तो फ्यूल आएगा कैसे पेट्रोल पंप तक? वो भी ट्रक से ही आता है बेसिकली. तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, विल सी टू इट कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे किसी का नुकसान ना हो. तो ऐसे यहाँ पे भी ये चल रहा है कि ऐसे प्राइसेस फार्मर्स को ऑफर किए जाए कि फार्मर्स को भी ठीक ठाक उनके एग्रीकल्चरल आउटपुट का पैसा मिल जाए और अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी बहुत महंगे में सामान ना मिले. So please copy these points in your copies, children, quickly. Yes. Moving ahead, children, moving ahead. तो यहाँ पे आपको एक डेटा भी मिलेगा, मार्क करिए. The number of regulated wholesale markets, थोक बाजार, increased from 286 in 1951 to 7,320 in 2020. तो आप बोल सकते हैं लगभग चिल्ड्रन 25 टाइम्स का इंक्रीज हुआ. यस और नो? जरा 286 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. हाँ, लगभग 7150 का आएगा. तो लगभग 25 गुना इंक्रीज हुआ. एंड 40% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज सोल्ड थ्रू दीज मार्केट्स. मेरे को ये एकदम झूठ लगता है. अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन मार्केट्स के थ्रू बिकता और फार्मर्स को बढ़िया पैसे मिलते, तो क्या फार्मिंग एक्टिविटीज करने वाले फार्मर्स बेचारे आत्महत्या करते चल? एब्सोल्युटली नॉट. तो अगेन गवर्नमेंट का थोड़ा बढ़ाया चढ़ाया हुआ डेटा है. रियलिटी इज समथिंग टोटली डिफरेंट चिल्ड्रन. सर एग्जाम में नंबर चाहिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा. हाँ उज्जवल जी बोलिए. सर ये डेटा क्या कहते हैं 1951 से है, बल्कि इसको लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी के बाद से होना चाहिए. ये डेटा ये नहीं, बहुत तो पहले का है. अगर लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी के बाद से कर देंगे ना, तो असलियत क्या है, फिर कांग्रेस की थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, बीजेपी की बेइज्जती हो जाएगी.
इसलिए इन्होंने जानबूझ के 1991 से नहीं दिखाया, क्योंकि 1951 टू 1991 जो हमारे प्लान्स बने, उन प्लान्स में चल रहे हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रूरल अपग्रेडेशन, इन सब पे बहुत काम किया गया। तो अगर मैं आपसे सही बात बताऊं तो 1951 टू 91 में ही काफी एनहांसमेंट इसमें हो चुका था चिल्ड्रन। 1991 ऑनवर्ड्स इतना एनहांसमेंट इसमें हुआ ही नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर कोई किसी बच्चे से पूछे भाई व्हाट इज योर परसेंटेज, वो क्या करे बहुत बढ़िया मार्क्स आए, परसेंटेज बताएगा नहीं क्योंकि उतने बढ़िया आए नहीं है। बट अगर किसी का क्लास में रैंक 1 आया है, चाहे 40% नंबर आया हो, गर्व से बोलेगा अरे फर्स्ट आया क्लास में है। यस और नो? तो हम हमेशा अच्छी चीजें रिपोर्ट करते हैं, गड़बड़ चीजें हम रिपोर्ट करते ही नहीं है। तो 91 टू 2020 इधर 30 साल में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जितनी ग्रोथ थी वो 50s 60s 70s के जमाने में थी बेसिकली। व्हाट इट, इसलिए वो डेटा आपको यहाँ पे खुल के लिखा नहीं गया है। समझ में आ गई भाई बात? यस सर। चलिए, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। चिल्ड्रन, एक मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहा हूं, ओन्ड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स, आर्या एग्रो। ये बहुत बड़े कंट्री में सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज रेंडर करते हैं, और ये इसलिए ताकि फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल का सामना ना करना पड़े। डिस्ट्रेस सेल्स आप लोग समझते हैं कि भाई मार्केट में आउटपुट बहुत ज्यादा है बट बायर्स है ही नहीं, तो हमको आनन फानन में जल्दीबाजी में बहुत कम प्राइस पे अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। तो डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज दी हैं, और ये पीपीपी मॉडल पे मैक्सिमम वेयर हाउस इंडिया में काम करते हैं। पीपीपी मतलब बांसुरी लेके पीपीपी बजाएंगे उसको? नो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगी, लैंड वगैरह दे देगी, 99 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स की लीज पे, 30 ईयर्स की लीज पे, एकदम लीस्ट रेंटल पे चल रहे हैं। आप उस पे वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए। कच्चा वेयर हाउस होता है, पक्का वेयर हाउस तो होता नहीं है, बट कच्चा वेयर हाउस डजंट मीन मिट्टी का वेयर हाउस होगा। लाइक देयर विल बी वो स्टील गर्डर्स एंड ऑल, और उसके ऊपर आप खपड़ैल जो नहीं होता आजकल गैल्वनाइज्ड स्टील शीट का, वैसा यूज करके आप वेयर हाउस बना सकते हैं। और यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बने हुए वेयर हाउसेस से बोलेगी कि एज एंड व्हेन वी नीड द गुड्स, आप फार्मर से खरीद के अपने पास रखिए और हमको टाइम टू टाइम सप्लाई करिएगा। तो ड्यू टू दिस काफी फार्मर्स अपने नुकसान से बच पाए चिल्ड्रन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो काम करती हैं गांव में, उन्होंने काफी वेयर हाउस बनवाए, एंड अल्टीमेटली हु फाइनेंस देम? नाबार्ड। नाबार्ड का नाम तो सुना होगा। जैसे आरबीआई अर्बन बैंकिंग को रेगुलेट करता है चिल्ड्रन, रूरल बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने भी अपना एक भाई पैदा कर लिया जिसका नाम है नाबार्ड। फुल फॉर्म इज नोन टू एवरीबडी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। गॉट इट क्लियर? सो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, जब कोल्ड स्टोरेज की बात आती है तो प्रयागराज सिटी का गुणगान मेरे मुंह से निकल ही जाता है। हमारे प्रयागराज सिटी में एक स्कूल है चिल्ड्रन, महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर। टू अ गुप्ता फैमिली इट बिलोंग्स बेसिकली। तो जो इनके डायरेक्टर है मिस्टर यशोवर्धन, वो सो कॉल्ड मेरे क्लासमेट ही रह चुके हैं। तो जो उनके पापा के दादाजी हुआ करते थे, दैट इज मिस्टर लोकमनी लाल गुप्ता, मेरठ के रहने वाली फैमिली थी ये जब प्रयागराज आए, इनका वेयर हाउसिंग का बिजनेस था, कोल्ड स्टोरेज थे। इन्होंने किसानों को बोला कि मैं पहले केस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं एक बार, कि पोटेटोज के स्टोरेज को हमारे पास कराइए। अब किसान बेचारे डर गए, उनको क्या लगा कि जब पोटेटो को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर वो पोटेटो मार्केट में अच्छी प्राइस में नहीं बिकेगा। तो इन्होंने लोगों को समझाया, बट आप जानते तो हैं किसान अपने आगे किसी की बात नहीं मानते, क्योंकि उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती। जो उनके दादाजी ने पिताजी ने बोल दिया उनको वही समझ में आता है। तो मिस्टर लोकमनी लाल गुप्ता जी ने क्या किया, लोगों को पैसे देने स्टार्ट किए कि भाई जितना आपका पोटेटो का प्राइस है वो आप हमसे ले लीजिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि 1 साल बाद अगर आपका पोटेटो में कोई भी खराबी आती है एंड यू आर अनेबल टू गेट गुड प्राइस, हम तो पैसा आपको दे ही चुके हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो 1 2 साल 3 साल उन्होंने काम ऐसे भी किया। देयर आफ्टर फार्मर्स केम टू नो कि भाई हमारे पोटेटो में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू का रिडक्शन नहीं होता है, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई, और तब से सो कॉल्ड ये कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस हमारे ये यूपी में काफी फैलता गया। बट अगेन अब इतने कोल्ड स्टोरेज खुल गए हैं तो सिर्फ इन्हीं का तो है नहीं, ढेर सारे हैं। तो इन्होंने जहां जहां कोल्ड स्टोरेज थे इनके, जहां पे बिजनेस इनका कम हुआ, इन्होंने वहीं पे अपने स्कूल की ब्रांचेस सेटअप कर दी बेसिकली। अब ये मत सोचिएगा कि स्टूडेंट्स को एसी में पढ़ने का मौका मिलेगा, पूरा डिसमेंटल करके न्यू बिल्डिंग बनाई। तो 24 स्टेट्स में ऐसा था जिसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी वाज 82 मिलियन मेट्रिक टन्स
as on 1st March 2011 and 21 तक it came up to 38 million metric tons। और शायद यही वजह है कि पोटैटो पूरे साल भर अवेलेबल होता है कंट्री में, बट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि गर्मी के सीजन में जो पोटैटो आता है उसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट हो जाता है। क्या उसमें चीनी डाल देते हैं? नो, वो उस फसल की अपनी सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब आप उसको ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा सा स्वीट हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग? और जो फ्रेश पोटैटो मार्केट में आता है, फ्रेंच फ्राइज उसी का बढ़िया मिलता है। कुछ लोग आज हो सकता है मैकडोनल्ड्स जाए फ्रेंच फ्राइज खाने। समझ में आ गई बात? चल रहा, चलिए। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वेट मतलब स्कूल ड्रेस पहन के आना पड़ेगा किसान को? नो। मिडलमैन्स क्या बदमाशी करते थे, अपना वेइंग स्केल ले आया, उसमें थोड़ी सी सेटिंग थी, और 100 kg आलू या चावल या दाल या गेहूं कुछ भी रखा, उसका वेइंग स्केल 95 से ऊपर दिखाता ही नहीं था। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप की चोरी, काफी पेट्रोल पंप भी ऐसा ही करते हैं। 10 लीटर्स तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बट रियलिटी में कभी आप उसको मेजर कर लें तो हो सकता है 9.8 लीटर्स ही निकले। 2 से 3% की चोरी है। कभी आप पेट्रोल पंप वाले के पास एक वाटर बॉटल ले जाएं या कोई भी बॉटल ले जाएं 1 लीटर की और बोले उसको भर दो, वो आपको पेट्रोल देने से मना कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि 1 लीटर उसके अंदर आएगा नहीं और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। काफी पेट्रोल पंप ये सब काम करते थे, मशीन में थोड़ी सी सेटिंग होती है। तो पेट्रोल पंप वाले तो ये सब काम अर्बन एरिया में करते हैं। रूरल एरिया में इन्हीं के भाई भतीजे क्या काम करते हैं, किसान को लूट लेते हैं। तो वेइंग स्केल पे तो नजर आ रहा है 95 kg, बट एक्चुअली गेहूं कितनी है? पूरी 100 किलो। तो 5% का तो प्रॉफिट मार्जिन यहीं पे बढ़ गया उन्होंने, क्योंकि 100 में 5 किलो का तो पैसा दिया ही नहीं। तो जब ये इस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा आप वेइंग कराइए हमारे पास आके, हम वेइंग करने के बाद इसको बोरे में पैक करके बोरा सील कर देंगे और स्टैंपिंग कर देंगे कि इस बोरे में इतनी गेहूं या चावल है बेसिकली। तो इसके लिए कानून भी बनाया गया, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1958, और मेट्रिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1963। तो यहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर्स का बाय द मिडलमैन, बाय द एजेंट चिल्ड्रन, दैट अल्टीमेटली केम टू एंड। व्हाट इट? ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। कभी आपने चावल खरीदा होगा मार्केट से चिल्ड्रन, तो चावल भी बड़े ग्रेड्स का आता है, कोई भाई 70 रुपए kg है, कोई 200 रुपए किलो है। अगर आपने ITC इंडिया गेट चावल खरीदा हो तो उसमें ग्रीन कलर का पैकेट आता है, देन वी हैव अ रेड कलर पैकेट, देन वी हैव अ ब्राउन कलर पैकेट। तो जो ग्रीन कलर वाला होता है थोड़ा महंगा होता है, रेड कलर वाला थोड़ा सस्ता, अब ब्राउन वाला हो सकता है बहुत महंगा हो बहुत सस्ता हो। तो मल्टीपल, दुबार तिबार, छोटा ग्रेन बड़ा ग्रेन एंड ऑल दैट मल्टीपल है। वैसे ही वीट के केस में चल रहे हैं, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वीट अवेलेबल इन इंडिया इज K68। हिंदी में सुना होगा, पापा को दादाजी को बोलते हुए K68 गेहूं का आटा, K68। K स्टैंड फॉर भगवान जाने क्या, 68 इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज 68। उसके बाद ये सब चीजें तो शुरू से चलती थी, बट राइस, व्हीट, पल्सेस, कॉफी, टोबैको, ऑयल सीड, कॉटन, लेदर एटसेट्रा चिल्ड्रन, इन सब की ग्रेडिंग के लिए भी हमारे देश में कानून बनाया गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। और एगमार्क का नाम अगर आपने सुना हो, एगमार्क स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और जिक्र करूंगा। बच्चों ISI का नाम सुना है? हाँ सर, वो फ्रीलांसर मूवी अभी देखी थी अमेजोन पे। अरे वो पाकिस्तान वाला ISI नहीं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ISI होता है। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? नहीं पता? चलिए, इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जो इस तरह का सर्टिफिकेशन देता है, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन स्टैंडर्ड्स, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, द नेम इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स। और ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। नहीं नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, बट ये लोग लिखते उल्टा है। कुछ जगह पे इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट भी मैंने लिखा हुआ देखा है, दैट्स व्हाई पहले मेरे मुंह से वही निकला था। क्या SI यूनिट? तो बेसिकली साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। ये जो होता है ये इंस्टीट्यूशन ने खुद बनाया है। SI यूनिट तो वर्ल्ड वाइड फॉलो होती है, बट जो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स उज्जवल जी, तो ये खुद बनाया हुआ है, और ये इसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर। तो जैसे आप कभी भी सो कॉल्ड वो खरीदें, क्या कहते हैं, अरे वो आजकल नहीं आता घर में किचन में लोग रखते हैं, इंडक्शन कुकटॉप, तो उस पर ISI की मोहर होगी। आयन खरीदी आपने, उस पर ISI का ठप्पा होगा। मोबाइल का चार्जर इंडियन मेड अगर खरीदा तो उस पर ISI का ठप्पा होगा। व्हाट इट? तो समवेयर इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड समवेयर इट इज
इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो वो लोग ठप्पा लगा के इंश्योर करते हैं कि ये सामान एकदम शॉक प्रूफ है, इसमें आपको करंट लगने के चांसेस कम है। अब कोई तार छील के मुंह में डालेगा तो करंट लगेगा ही लगेगा। गॉट इट क्लियर? सर्टिफिकेट पे रहता ISI मार्क। हाँ, आईएसआई मार्क। ऐसे ही मोबाइल फोन चार्जर्स पे या बैटरीज पे आपने सीई देखा होगा, ये इंटरनेशनल है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस बोलते हैं इसको। वैसे ही अगर मम्मी ने कभी ज्वेलरी खरीदी हो चिल्ड्रन, तो गोल्ड ज्वेलरी पे BIS आपने देखा, वो एक ट्रायंगल बना, यस सर। BIS हॉलमार्क बोलते हैं। डायमंड ज्वेलरी अगर आप खरीदें तो आपको इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और एक दो इंस्टीट्यूट्स और हैं, वो अपना कार्ड देते हैं साथ में। बट उसमें ना बच्चों गड़बड़ी भी होती है कार्ड में। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपको कार्ड मिल रहा है तो एकदम सही है, वो कार्ड फ्रॉड भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? 50 रुपए में दिल्ली में वो कार्ड छप जाता है बढ़िया प्रिंटिंग प्रेस में। गॉट इट क्लियर? जहां से आपके स्कूल का ID कार्ड छपता है। अब सर ये फ्रॉड कैसे होता है? सपोज मेरी गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, मैंने 500 पीसेस ओरिजिनल डिजाइन खरीदे और मेरे पास इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का कार्ड भी है, और ये मैंने खरीदा किसी मुंबई के होलसेलर से और उसने मेरे को कार्ड भी दे दिया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझे बात को? पक्का? अब मैंने सोचा कि धोखा कैसे किया जाए। आपकी मम्मी आई, उन्होंने एक पेंडेंट सेट खरीदा, पापा ने एक रिंग खरीद ली और डायमंड स्टडेड था, मैंने उनको कार्ड भी दे दिया और मैंने उसकी फोटो खींच ली। गॉट इट? और मैंने पकड़ा दिल्ली मुंबई के किसी बढ़िया ज्वेलरी शॉप वाले को और उससे कहा हू बहू ऐसी अंगूठी एक और बना दो और ऐसा ही पेंडेंट सेट एक और बना दो। छोटे मोटे शहरों में ये सब काम नहीं हो पाता, बट बड़े शहरों में होता है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तनिष्क हो गया, ब्लू स्टोन हो गया, कार्टलेन हो गया। क्या बच्चों ये लोग सारी ज्वेलरी अपनी खुद बनाते हैं? नो। बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे ज्वेलरी बनवा के लेते हैं। डिजाइन इनके अपने कॉपीराइट और पेटेंट होते हैं। जो तनिष्क का डिजाइन होगा वो कल्याण नहीं बेच सकता, जो कल्याण का पेटेंट डिजाइन है वो तनिष्क नहीं बेच सकता। नॉर्मल गोल्ड चेन है वो तो कोई भी बेच लेगा। तो मैंने 50 रुपए में प्रिंटर से एक डुप्लीकेट कार्ड छपवा लिया, उस पे एग्जैक्टली वही ओरिजिनल कार्ड वाला नंबर कॉपी कर दिया। अब आपके पापा मम्मी जिसने ओरिजिनल ज्वेलरी खरीदी, ज्यादा से ज्यादा वो क्या चेक करेंगे? इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे, वो नंबर एंटर करेंगे, कार्ड पे जो डेट होगी उनको नजर आ जाएगी। दैट्स इट, दैट्स इट, यस और नो? और वही मैंने फ्रॉडलेंटली एक डुप्लीकेट आइटम भी उसी तरह का बनवा लिया। डुप्लीकेट इन द सेंस, आप जब गोल्ड खरीदते हैं 99% लोग चिल्ड्रन क्या टेस्ट कराते हैं जो मैंने गोल्ड खरीदा कितने कैरेट का है? 99% लोग टेस्ट नहीं कराते, शॉपकीपर के भरोसे पे खरीद लेते हैं। तो जो ओरिजिनल पीस था उसका डेटा वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब उसी का डुप्लीकेट जिसपे मैंने लिखा तो है कि 18 कैरेट है, बट है बेसिकली 16.5 कैरेट का ही, तो 1.5 कैरेट की धांधलेबाजी हमने कर ली। व्हाट इट क्लियर? तो 18 कैरेट बोल के 16.5 कैरेट का सामान आपको बेचा। तो इन दैट केस हमने 1.5 कैरेट की धांधली की, मोटा मोटा समझ लीजिए लगभग 8 से 9% की तो चोरी कर गए वहां पे। आप भी डुप्लीकेट सामान ले गए और वो सामान आपको कार्ड के साथ मिला है, आपको थोड़ा पता है डुप्लीकेट है। आप कार्ड का डिटेल IGI की वेबसाइट पे देखेंगे, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500-500 के 2 नोट छापे तो वो फ्रॉड नहीं है, बट 500 का 2 नोट एक ही नंबर का छप जाए देन इट इज अ फ्रॉड बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? आपने कार खरीदी, कार पे आपने एक नंबर प्लेट ले ली, RTO को आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे दिए। फ्रॉडलेंट आदमी क्या करेगा? आपने कार खरीदी लेट अस से पटना सिटी में बिहार में, किसी ने कार खरीदी गोवा में, अब वो सोच रहा है कि कैसे गवर्नमेंट को चीट किया जाए। सेम कार के नंबर की नंबर प्लेट उसने डुप्लीकेट बाजार में बनवा ली, अपने कार में लगा ली। पुलिस वाला ज्यादा से ज्यादा क्या चेक करेगा? एम परिवहन पे नंबर चेक करेगा, वो नंबर की कार ऑलरेडी मिल जाएगी। पकड़ा तब जाएगा जब आपकी कार थी I-20 और नंबर था क्रेटा गाड़ी का, तो पकड़ जाएंगे। बट अगर किसी ने पटना में भी क्रेटा गाड़ी खरीदी, आपने भी क्रेटा गाड़ी गोवा में खरीदी, दोनों ने सेम नंबर ले लिया और बीच में तो डॉट 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 आता है, समझ में आ गया? आप उन्हीं लेटर से अपना एक नाम बना लें तो पकड़े जाना बहुत मुश्किल है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर IGI इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का कार्ड आपको मिला है तो एकदम सही है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वैसे 200 पीसेस बन के मार्केट में बिक रहे हो। पर लेकिन ये जो बड़ी चीज जो तनिष्क में ये लोग चीट नहीं करते, ये चीट नहीं करते, इनकी ब्रांड वैल्यू है भाई। व्हाट इट क्लियर? बट इसके भी एक दो केसेस मेरे सामने आ चुके हैं। आई हैड अ वेरी सीनियर टीचर इन द सिटी ऑफ इलाहाबाद ओनली। तो उन्होंने तनिष्क से एक बार ज्वेलरी खरीदी चिल्ड्रन, 6-7 महीने बाद उनकी रिंग का सो कॉल्ड कलर चेंज होने लग गया। दे वेंट टू तनिष्क और बताया नहीं और बोला जरा इसकी कैरेटोमीटर पे टेस्टिंग कर लीजिए। तनिष्क वाले भी मना थोड़ा करेंगे, कस्टमर आया भाई, उन्होंने टेस्टिंग की बच्चों, वो अंगूठी निकल गई 12 कैरेट की।
और जो उन्होंने पेमेंट किया था 6 महीने 7 महीने पहले वो 18 कैरेट का किया था। फिर उन्होंने बिल दिखाया, तनिष्क ने अंगूठी में स्टैंपिंग देखी, उन्हीं की थी। अब उसने कहा मैं जा रहा हूँ कोर्ट। तो हाथ पैर जोड़ने लगे, सर आप ऐसा मत करिए, ये भी ले जाइए, जो आपको पसंद हो वो भी ले जाइए। अब यहाँ पे तनिष्क ने बदमाशी नहीं की, बेसिकली ये बदमाशी बैकएंड से हुई है। जिस वेंडर ने तनिष्क को ये सामान बना के भेजा वहां पे गड़बड़ी हुई है। गॉट इट क्लियर? तो एवरी आर्टिकल ऑफ द पीस इज नॉट चेक्ड व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द हेड ऑफिस। आया, उन्होंने अपने शोरूम में लगा दिया, सारा डॉक्यूमेंट पे काम चल रहा है पूरा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? अभी मुंबई में 3-4 महीने पहले जवेरी बाजार में एक बड़े सो कॉल्ड माने जाने जूलर थे, मेरे को नाम उनका नहीं पता है, तो एक अंकल थे, वो बता रहे थे चेन खरीदी बच्चों जो मंगलसूत्र वाली होती है, और उनको पता था कि ये सो कॉल्ड बिजनेसमैन गड़बड़ी करता है। ईयरफोन देखा आपने? उसके अंदर मैग्नेट होता है, और उससे बढ़िया मैग्नेट आपको दुनिया में नहीं मिलने वाला। उस मैग्नेट से उन्होंने उस चेन को टेस्ट किया और वो अट्रैक्ट करने लग गया उसको, मतलब उसके अंदर तांबा और कॉपर और स्टील ये सब मिला हुआ था, और जूलर पकड़ में आ गया। तो करते हैं ऐसे काफी लोग हैं, समझ में आ गया? तो इसलिए ये मत सोचिएगा BIS है, हॉलमार्क है तो जरूरी है कि एकदम सही होगा, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बट कानून बना दिया गया है। तो 99% शॉपकीपर्स ये बदमाशी नहीं करते कि हॉलमार्क या IGI अगर है तो फ्रॉड निकल जाए, बट सम ऑफ देम डू चिल्ड्रन। तो इसीलिए भरोसे की दुकान से सामान लीजिएगा। समझ गए भाई सब लोग? गीतिका जी, हार्दिक जी, त्विषा जी, उज्जवल जी, समझ गए बात? यस सर। चलिए, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है कि भाई मार्केट में किस चीज की डिमांड आने वाली है। जैसे पिछले 5 साल से मैं वेडिंग वगैरह में जाता हूं तो देखता हूं, जब 10 साल 15 साल पहले किसी शादी में जाते थे तो एक तवा होता था बड़ा सा, और उसमें बैंगन, भिंडी, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ये सब सड़े हुए तेल में गर्म करके खिला दिया था। लोग बड़े चाव से खाते थे। अब भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वो चेंज हुआ, और वेजिटेबल्स अब उसमें चेंज हो गए। अब गोभी की जगह क्या यूज होता है? ब्रोकली यूज हो जाती है। गॉट इट क्लियर? फिर मशरूम यूज हो जाता है। तो बैंगन, करेला, भिंडी आउट हो गया है, और ब्रोकली, रईसों की गोभी, ये सब चीजें इन हो गई हैं। तो गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट करके फार्मर्स को देती है और बोलती है कि भाई अब इस चीज का डिमांड है मार्केट में। तो जो फार्मर आजकल गोभी की खेती आज तक कर रहा था, अब वो गोभी नहीं उगाएगा, क्या उगाएगा? ब्रोकली उगाएगा। चाउमीन में पहले नॉर्मल शिमला मिर्च ग्रीन कलर वाली डाला करती थी, आजकल वो रेड और येलो चाइनीज शिमला मिर्च जिसको जनरली बोलते हैं लोग, वो सब का फैशन आ गया है। तो ये सारा डेटा रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट कलेक्ट करके फार्मर्स को देती है, और फार्मर्स को कहती है कि भाई रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर के थ्रू आप मार्केट को सेंस करिए। एक शाम को कृषि दर्शन दिल्ली दूरदर्शन पे प्रोग्राम भी आता है, तो वो भी इन्हीं फार्मर्स के लिए आता है कि भाई सॉइल किस तरह के कमोडिटी के लिए, आउटपुट के लिए बेस्ट है। तो आपको पता है कि भाई आपकी जमीन पे अरहर की दाल भी उग सकती है, मटर की खेती भी हो सकती है, और गेहूं की खेती भी हो सकती है, बट बेस्ट आउटपुट जो मिलेगा वो मटर का मिलेगा। तो ऑब्वियसली ट्रू, आप किस चीज को उगाएंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। मटर में आपको एडवांटेज ज्यादा है तो यू विल बी ग्रोइंग ग्रीन पीस ओनली। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ये डेटा कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट भी करती रहती है। सो देयर आर 3200 मार्केट्स ऑल ओवर द कंट्री जो इस पर्टिकुलर स्कीम से कवर्ड है। चिल्ड्रन, समझ में आ गया सबको बात? Yes. और ऐसा तो भाई बिजनेसमैन भी करता है। मान लीजिए आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं लेटेस्ट से मोबाइल फोन्स का, तो उनको अगर ये पता है कि आने वाले टाइम में लोग किस तरह का मोबाइल फोन प्रेफर करेंगे, और वो बहुत बड़े डीलर हैं इंडिया में, उनके 2000 सो कॉल्ड आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं, तो ही विल पर्सनली गो टू चाइना, और चाइना जाके वो देखेंगे कि भाई वहां पे नई चीज क्या चल रही है। तो भाई नई चीज ये है कि फोल्ड फोन का जमाना आने वाले टाइम में आने वाला है। पहले फोल्ड फोन बिका करते थे, बट उस तरह के नहीं जैसे आज बिकते हैं। आज तो आप उसको ओपन करें तो पूरा डिस्प्ले नजर आता है, बट पहले फोल्ड फोन में पूरा डिस्प्ले नजर, आधे साइड बटन होते थे, आधे पे स्क्रीन, और बीच में वो जॉइंट नजर आता था। बट अब फोल्ड फोन में ऐसा नहीं है। तो भाई सैमसंग ने लॉन्च किया 80-90 हजार से, मोटोरोला उस प्राइस को 40-45 हजार 70 हजार पे ले आया। अब आपके पापा कह रहे हैं भाई साल भर में हमारी 5 लाख पीस की सेल है, जिसमें से कम हम 4 लाख तो स्मार्टफोन्स बेचते हैं। अब अगर 50,000 पीस भी फोल्ड फोन की डिमांड इंडिया में अगले साल 2024-25 अप्रैल टू मार्च में आने वाली है, तो क्यों ना इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को टैप करें? तो पापा चाइना चले गए, 2-4 फैक्ट्री वालों से, वेंडर्स से बात की, दे से कि हम 11,000 रुपए में आपको सेल कर देंगे चाइना में। 20-25% मान लीजिए इंपोर्ट ड्यूटी है, इंडिया में लैंडिंग कॉस्ट होगी 15,000। पापा ने ब्रांड नेम लॉन्च किया, सैमोल्ड।
सैमसंग का फोल्ड फोन का सब्स्टिट्यूट सैमोल्ड करके, और मेरा भी नाम आ गया इसमें। गॉट इट क्लियर? मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और इंडिया में 29,999 के प्राइस पे सैमोल्ड फोल्ड फोन को लॉन्च कर दिया। सैमसंग की भी हालत खराब, मोटरोला की भी हालत खराब। और पापा का क्या कैलकुलेशन है आपके? 15,000 की कॉस्ट आएगी, 30 में भी बिक रहा है तो 100% प्रॉफिट जा रहा है। और बायर को पता है भाई सेम एंड्रॉयड मिलेगा, यूजर इंटरफेस भी बहुत बढ़िया है, कैमरे की क्वालिटी भी कार्ल जीस का सोनी का लेंस लगा है इसके अंदर। तो भाई सारी चीजें जब बढ़िया है, लोगों को मोबाइल बात करने के लिए थोड़ा चाहिए, फैशन बाजी स्टेटस बाजी के लिए चाहिए है, वो सब इसमें हो जाएगा। तो सेल मिल जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे बोलते हैं इसको इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आईएससी में 12th क्लास में आपको ये लॉज ऑफ प्रोडक्शन एक चैप्टर है, उसमें ये बात पढ़ाई जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी का नाम यहाँ पे भी आ गया है, वो गायब है बस, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये एक तो मेरे को नजर आता है प्रयागराज से जब लखनऊ जाते हैं तो रास्ते में एक इस तरह का सेंटर पड़ता है, नॉट गेटिंग इट्स एग्जैक्ट नेम, वो ग्रीन कलर का गेट एंड ऑल दैट है। वहां पे खाद बीज, जैसे बिग बाजार नहीं होता, ये किसानों का बिग बाजार है, और एग्रीकल्चरल रिलेटेड आइटम्स ही यहाँ पे मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। सो इट वाज सेटअप इन द ईयर 2016। ये एक ई मार्केट है चिल्ड्रन, और वो तो फिजिकल स्टोर था जो मैंने देखा था। 31 दिसंबर 2021 तक 1000 होलसेल इंटीग्रेटेड मार्केट्स को यहाँ मर्ज कर दिया गया है। और अगर आप एक किसान है और आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई सामान बेचना या खरीदना चाहते हैं, जैसे indiamart.com है, इंडिया मार्ट, कोई भी चीज आपको वहां मिल सकती है, तो सेम इज द केस हेयर एज वेल, इसके थ्रू भी आप खरीद सकते हैं। स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन, अगेन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही पूरा काम करता है। दे बाय इट फ्रॉम द फार्मर्स, स्टोर इट इन देयर गोडाउन्स, एंड एट द टाइम ऑफ सेल, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, उनको भी बेचते हैं, और जो लोग मार्केट में होलसेलर्स हैं फूड ग्रेन्स के, उनको भी ये लोग बेचते हैं। गॉट इट? तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो नया फार्म बिल लाई थी, उसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज तो फार्मर को तब होता जब वो सिर्फ फूड कॉर्पोरेशन, सिर्फ अपने गांव के मिडिलमैन को ना बेचकर अडानी और अंबानी के स्टोर्स को डायरेक्ट बेच सकता है। अभी भी फूड बिल तो एक्ट नहीं हो पाया, बट अगेन रिलायंस रिटेल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया है फार्मर्स का। अब आई एम अ मिडिलमैन, अभी तक मैं आपसे सस्ते में खरीद के मार्केट में महंगे में बेचता था, अब मैं आपसे खरीदूंगा और बेचूंगा किसको? रिलायंस रिटेल में जाके, स्पेंसर्स को, बिग बाजार वगैरह पहले होता था, रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया, देन बिग बास्केट.com को। तो फार्मर्स को भी एक बल्क बायर मिल गया अदर देन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस चीज का जिक्र बुक में नहीं है, होना चाहिए था। समझ में आ गई बातें चलन? चलिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सब बच्चों ने ये पढ़ा होगा, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी चिल्ड्रन? मिनिमम 10 पीपल शुड बी देयर, वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। मैंने 1 लाख लगाया, आपने 2 लाख लगाया, किसी ने 5 लाख रुपए लगाए, सबका वोट एक ही होगा, चाहे पैसा कितना भी लगा दो। गॉट इट क्लियर? गवर्नमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, मोहल्ले में 10 लोग मिल जाए और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करा ले, होलसेल मंडी से जाकर 20 रुपए किलो पे क्या कहते हैं टोमेटो खरीद के मोहल्ले में 25 रुपए में बेचने लग जाए। वह सब्जी मंडी में कितने का बिक रहा है? 40 रुपए का, तो मोहल्ले वालों को 15 रुपए का फायदा होगा। 5-5 लाख रुपए 10 दोस्तों ने मिला लिए, टोटल मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड इज हाउ मच चिल्ड्रन? 50 लाख। 50 लाख। जिन लोगों को पैसे की जरूरत है और आपको पता है दे वोंट रन अवे, मोहल्ले के हैं, जान पहचान वाले हैं, आपने कहा भाई 4 लाख रुपए तक का लोन ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ओनली 6%। बैंक जाएंगे तो पर्सनल लोन 12-14% से कम पे नहीं मिलेगा। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप भी फॉर्म हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, बट नाउ दे आर डूइंग व्हाट चिल्ड्रन? मार्केटिंग। अब 90% बच्चा तो क्लास 12th में आने से पहले कंफ्यूज रहता है मार्केटिंग वर्ड से। वो बच्चे मार्केटिंग का मतलब क्या समझते हैं? सिंपली सेलिंग, ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग शब्द का मतलब होता है द प्रोसेस विच स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द स्टेज व्हेन वी थिंक व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड अप टिल आफ्टर सेल्स सर्विस। आपने मारुति की एक कार है बच्चों, एस्प्रेसो, काफी ऐड आता है आजकल उसका, रेड कलर की, सुना होगा। एस्प्रेसो गाड़ी लॉन्च तो अभी 2 साल पहले हुई, बट मारुति उसको डिजाइन पिछले 6 साल से कर रहा था। तो उनको पहले कार बनानी पड़ती है, फिर उसके ट्रायल एंड टेस्ट करने पड़ते हैं हर तरह के टेरेन में, कंडीशन में, शिमला में कैसा काम करेगी, गोवा में कैसा काम करेगी, एमपी बिहार यूपी में कैसा काम करेगी गाड़ी। जब उनको लगता है कि कार हमारी तरफ से फाइनल है, दे कॉन्टैक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज।
हर स्टेट के रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। लाइक 10 साल पहले इलाहाबाद सिटी में जो सुपर बाइक्स होती हैं, ये यामाहा की, होंडा की, इनका रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं था, क्योंकि ये इतना तेज चलती है, किसी को मार दी तो पता लगा 3-4 लोग निपट गए। बट अब क्योंकि वैसी रोड्स आ चुकी हैं तो अब रजिस्ट्रेशन अलाउड है। तो हर स्टेट से इन कार कंपनीज को परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके ये गाड़ी उस स्टेट में रजिस्टर हो पाएगी। पीपल अंडरस्टूड दिस? पीपल अंडरस्टूड दिस? तो सो कॉल्ड, अगेन ये प्रोसेस मार्केटिंग का होता है। राइट फ्रॉम द स्टेज वी थिंक ऑफ टू डेवलप अ प्रोडक्ट टिल इट्स आफ्टर सेल सर्विस। तो वैसे यहां पे भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज क्या करती हैं, ये गवर्नमेंट की नहीं होती है, प्राइवेट लोग इसको बनाते हैं। मेनी अ टाइम जो फार्मर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं गांव में, 10-15 किसान मिल गए आपस में, व्हाट इट क्लियर, और जितना भी उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इकट्ठे एक साथ जाकर किसी से नेगोशिएट करके उसको बेच सकते हैं। बिकॉज इंडिविजुअली व्हेन दे गो तो मिडिलमैन क्या करता है, उसको डोमिनेट करता है। मान लीजिए कि भाई आपका कोई ग्रीवियंस है और आप स्कूल में अकेले अपने टीचर से बात करने में हेजिटेट करते हैं, बट अगर 6-7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे एक साथ जाएंगे तो हो सकता है गुटबाजी हो गई है, ग्रुप बन गया है, टीचर भी ध्यान थोड़ा ज्यादा देगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? सो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज मेनी अ टाइम्स पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फार्मर का ले लेती हैं, एंड मेनी अ टाइम फार्मर से बोलती है व्हाटसोएवर यू आर एबल टू सेल इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी डू सेल इट, जो रिमेनिंग है वो हमको दे दीजिए और हम इसे बढ़िया प्राइस पे प्रोसेस करके, ग्रेड करके, मार्केट में बेचकर, सेल करके आपको अच्छा पैसा दिलवा देंगे। अंडरस्टूड दिस और नॉट? पक्का? तो आपने प्लान किया कि भाई 2025 में बोर्ड एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो यूएस घूमने जाना है। अब आप बहुत ज्यादा घूमे टहले तो है नहीं, तो यू डू नॉट नो कि अच्छा होटल कहाँ मिलेगा, फूडिंग कहाँ से अच्छी मिलेगी, कैब कहाँ से सस्ती मिलेगी। तो इट इज बेटर लॉग इन कर लीजिए www.banadoMeratrip.com, makeMyTrip.com। सर फायदा क्या होता है, आपको होटल की बुकिंग हो सकता है $1000 पर डे पे मिले, थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इतना महंगा होटल नहीं होता है, मान लीजिए $200 पे मिले, मेक माई ट्रिप आपको $150 में दिलवा देगा। फायदा क्या होता है भाई, दे आर एन ऑर्गेनाइजेशन, ये होटल वाले से बात करते हैं भाई आपके यहाँ 200 रूम है, 40 रूम 360 दिन के लिए हमारे नाम कर दीजिए, कस्टमर आएगा नहीं आएगा आई विल पे यू। होटल वाला कह रहा है मेरा क्या नुकसान है, मेरे को 360 रूम का एडवांस पैसा मिल गया। तो नॉर्मल होटल का रूम मान लीजिए 5000 रुपए का इंडियन करेंसी में, मेक माई ट्रिप को 2500 में मिल जाएगा, क्योंकि मेक माई ट्रिप उन्हें गारंटीड बिजनेस दे रहा है 50% डिस्काउंट पे। अब सर मेक माई ट्रिप का क्या फायदा है, मेक माई ट्रिप आपको ये होटल रूम बेचेगा 2800 रुपए में, और उन्होंने कितने में लिया होटल वाले से, 2500 में, 300 का फायदा हो गया। प्लस आप मेरे स्टूडेंट है ना, अक्लमंद है, बाकी किसी को वो कैब की सर्विस चिपकाएंगे महंगे में। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक तरह की ग्रुप मार्केटिंग होती है। सो एज आई सेड चिल्ड्रन, ये सबसे बड़ा एडवांटेज फार्मर्स को क्या दिखाएगी, फार्मर्स की जो वीक बार्गेनिंग पावर होती है, अब उनकी बार्गेनिंग पावर क्या वीक है? नो, क्योंकि अब वो डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, किसके थ्रू इंटरैक्ट कर रहे हैं, मिडिलमैन के थ्रू। और ये मिडिलमैन सोशल मिडिलमैन है, ये कमर्शियल या डोमिनेटिंग मिडिलमैन नहीं है। और सर इनका फायदा क्या होता है, इनका फायदा ये होता है, मिडिलमैन आपसे कहेगा लाओ 10 में सामान दो, हम 25 में बेचाएं, ये आपसे कहेंगे लाओ 15 रुपए में सामान दो, हम 18 में बेचाएंगे। तो नीदर द लॉस टू द फार्मर नॉर द लॉस टू द कंज्यूमर, किसी को कोई भी नुकसान नहीं है। तो पहले मिडिलमैन क्या करते थे, पहले कम दाम में खरीदते थे, हाँ, और बाजार में ज्यादा दाम पे बेचता था, उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती थी। समझ में आ गया? कोऑपरेटिव चीट नहीं करते हैं, लो कमीशन पे बिजनेस करते हैं बेसिकली। एक तरह के हैं ये भी मिडिलमैन, बट दे आर गुड मिडिलमैन। ओके, टमाटर के बीच में दाम बहुत बढ़ गया। हाँ, तो टमाटर का जो दाम बढ़ा था बीच में, मैंने बहुत रिपोर्ट पढ़ी, गूगल पे ब्लॉग्स पढ़े, कोई शॉर्टेज था ही नहीं चल रहा, ये सिर्फ शॉर्टेज क्रिएट किया गया था। अब मान लीजिए कि भाई मेरी मोहल्ले में बहुत जान पहचान है, ठीक है, और 50% हाउसेज में जाके बोलूं कि सारे लोग आज शाम को चले जाना बाजार में नमक खरीदने के लिए, और शॉपकीपर को यही बोलना, सुन रहे हैं कि 2 दिन बाद से नमक शॉर्ट होने वाला है कंट्री में, ठीक है, तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाएगी, तो सॉल्ट का प्राइस, ऐसा हुआ था अभी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले से इलाहाबाद में हुआ था, नमक का प्राइस ही बढ़ता गया। जैसे कल इवनिंग में पेट्रोल पंप की स्ट्राइक वगैरह थी ट्रांसपोर्टर्स की, तो लोग एकदम हाहाकार हो जाए, पेट्रोल कहाँ मिलेगा। 1-2 जानने पहचानने वाले लोगों को फोन आया, हम जा रहे हैं 25 किलोमीटर दूर, वहां पता लगा पेट्रोल पंप खुला हुआ है, तो हम जा रहे हैं वहां से भरवाएंगे। मैंने कहा परेशान क्यों हो रहे हो, वेट 5, 7, 8, 10, 12 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर, प्रैक्टिकल थोड़ा है भाई कि सब कुछ बंद हो जाएगा। समझ में आया? और सरकार कभी कभी जानबूझ के ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है
जिसको लोग अपोज करें, गवर्नमेंट यू टर्न लेके अपना कानून वापस कर ले, गवर्नमेंट का वोट बैंक तैयार होता है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, देखो हमने गवर्नमेंट को अपोज किया, गवर्नमेंट हमारी बात मान गई, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। समझ ना क्या, जैसे ये साइकोलॉजिकल लॉ है, आप भी अपने पापा से 10 चीजें मांगेंगे, 4 चीज पे रेडी हो जाएंगे, 6 पे रेडी नहीं होंगे, बट पहले वो 10 को अपोज करेंगे, फिर 4 पे रेडी हो गए, तो आप थोड़ा सा पापा की तरह फेवर्ड हो गए हैं। समझना क्या, तो ये गवर्नमेंट की कारस्तानी है, सरकार ऐसा काम करती रहती है। उनको ये पता है 10 चीज भयंकर ले आओ, 3 ये लोग अपोज करेंगे, 2 हम मान जाएंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इन 2 चीजों से हमारा वोट बैंक स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सो चिल्ड्रन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज मेनी ए टाइम फार्मर्स को लोन्स भी देती हैं। किस तरह का लोन देती हैं सर? फार्मर बेचारा गरीब आदमी है, उसके पास खेती बाड़ी करने का पैसा है नहीं, कहां से पेस्टिसाइड खरीदेगा, कहां से वो सो कॉल्ड सीड्स खरीद के लाएगा, फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू बाय फर्टिलाइजर्स। तो इन सब के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेगी, भाई तुम्हें 10,000 रुपए की जरूरत है, चलो वी आर पेइंग यू 10,000। तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कल को 20 रुपी केजी के हिसाब से 500 केजी का पेमेंट, 10,000 रुपए हमने तुमको एडवांस कर दिया है, तो जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा 500 किलो हमको दे दो। फार्मर का डुअल बेनिफिट, एक तो स्टार्टिंग में पैसा भी मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 0 है या नेग्लिजिबल है, और 500 किलो का कस्टमर ऑलरेडी तैयार है। और मान लीजिए फार्मर का आउटपुट 600 केजी हुआ, तो 500 तो यही ले लेंगे, कितना बचा 100 केजी। फार्मर कहेगा 60 केजी तो मैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखूंगा, बचा कितना चिल्ड्रन, ओनली 40 केजी। ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेगी लाओ हमको दे दो, हम बाजार में बिकवा आते हैं, क्योंकि इनका तो काम ही वही है। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? फार्मर सेफ साइड में जाएगा। हाँ, फार्मर इज एट सेफ साइड, गॉट इट क्लियर। और सर अगर फसल नुकसान हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका इंश्योरेंस भी करा देती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एकदम नए तरीके के बिजनेस पे आ गई। समझ में आया? जस्ट अ हेलमेट बेसिकली। सो दीज सोसाइटीज हैव देयर ओन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, जिससे आपके क्रॉप को कोई डैमेज नहीं होगा, ना चूहा खाएगा, ना कीड़ा खाएगा, ना पानी से बरसात से गेहूं भीगेगी। फार्मर के पास पैसा था नहीं, यही काम मिडिलमैन भी करते थे। बट वो मिडिलमैन कौन से होते थे? एक तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते थे, और हमेशा किसान से सस्ता खरीद के बाजार में महंगा बेचते थे। तो 15 रुपए बोला तो वो 13 रुपए में ही लेंगे। हाँ हाँ, बेसिकली उनको पता नहीं था। आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई आपके मोहल्ले में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, एक नेताजी बनना चाहते हैं, और वो घर घर जाके कह रहे हैं भाई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आना, मैं 24 आवर्स के अंदर प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा दूंगा। आपके यहाँ पानी की प्रॉब्लम थी, नेताजी चले गए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, 15 घंटे के अंदर पानी आने लग गया। इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, नेताजी चले गए बिजली घर, 6 घंटे के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो आने वाले टाइम पे इनको आपने बना दिया वो कॉर्पोरेटर। कॉर्पोरेटर था मोहल्ले का नेता। धीरे धीरे 2-4 मोहल्लों में बात फैली, ये इंसान एमएलए का इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गया। धीरे धीरे और बात 2-4 मोहल्लों में फैल गई, 20 मोहल्लों में, शहर में फैल गई, एमपी का इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गया। अब जब एमपी का इलेक्शन लड़ लिया, जीत गया, तो गवर्नमेंट से परमिशन ली, 100 साल की लीज पे लैंड ले लिया, और उस पे एक स्कूल बनवा दिया, अपने रिश्तेदारों को प्रिंसिपल दे दिया, बना दिया। तो 10 साल तक नेताजी ने फ्री में सर्विस की, और अगली सरकार में 5 साल में इतना कमा लिए, जो 10 साल में गवाए थे वो भी आ गया, और अगले 50 साल में भी आ गया। समझ में गया? तो ये नेताओं का मोटिव होता है बेसिकली, फ्री में भाई कौन क्यों काम करेगा। समझ में आई बात? वो हमारे थे ना इकोनॉमिस्ट पहले वाले, क्या नाम था उनका? अरे सबसे पहले इकोनॉमिस्ट कौन से जिन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स इज वेल्थ? एल्फ्रेड मार्शल था, एडम स्मिथ था भाई, एडम स्मिथ था। तो उसके बाद भी ढेर सारे जितने इकोनॉमिस्ट आए सबने यही बोला, भाई एवरीथिंग हैज अ प्राइस, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों मिडिलमैन में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या फर्क है? तो मिडिलमैन जो था वो बैड इंटरमीडियरी था, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो है गुड इंटरमीडियरी है। ये भी मिडिलमैन, बट इसने क्या सोचा, ये 10 लोग गांव में हैं, ये डोमिनेट करते हैं, किसान से सस्ते में आउटपुट लेते हैं और बाजार में महंगे में बेचते हैं। तो ऐसी चीज 8-10 दिमाग के अंदर गई, 8-10 लोगों के अंदर आई। उन्होंने कहा हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के यही काम करेंगे जो वो इंडिविजुअली कर रहे हैं। हम किसान को भी अच्छा प्राइस देंगे और मार्केट में बहुत महंगे में नहीं बिकने देंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इन दैट केस हमारी वाहवाही ज्यादा होगी बाजार में, हम ज्यादा फेमस हो जाएंगे, लोगों का फेथ हमारे ऊपर ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? जो आपके स्कूल टीचर पढ़ाते हैं मैं भी वही पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहा, बट मेरे में और उनके लेक्चर में फर्क क्या है भाई? आई लिंक एवरी लेक्चर विद प्रैक्टिकल थिंग्स। तो आपको लगता है भाई मेनी अ टाइम एक्स इज बेटर देन वाई। नहीं समझ में आई बात?
पक्का? चलिए, आपके घर में मान लीजिए बच्चों इन्वर्टर लगा है, खराब होता है, आप फोन करते हैं तुरंत मैकेनिक आ जाता है, बट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप फोन करते हैं 2-3 महीने बाद आता है आदमी, तो आप ज्यादा फेवर किसको करेंगे? इन्वर्टर वाले अंकल को या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले अंकल को? इन्वर्टर वाले अंकल को। समझ में आ गया? तो वही काम बस यहाँ पे भी हो रहा है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव क्विक एंड चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, 10 रुपए का एग्रीकल्चरल आउटपुट कॉस्ट किया, मिडिल मैन को बेचेंगे तो ये आपको 14 रुपये देगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला आपको कितने पैसे देगा? 17 रुपए। उसके बाद ये मिडिलमैन 14 में खरीद के ले गया और इसने मार्केट में कितने में बेचा? 22 रुपए में। ये कोऑपरेटिव वाला खरीद के ले गया और इसने बाजार में कितने में बेचा? 20 रुपए में। तो अल्टीमेटली कंट्री के लिए हु इज प्रूविंग टू बी मोर एडवांटेजियस, द कोऑपरेटिव सोसाइटी और द इंडिविजुअल डोमिनेटिंग बैड मिडिलमैन? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ज्यादा फेथ गांव के लोगों का रूरल सेक्टर में जो फार्मर्स है किसके ऊपर होगा? कोऑपरेटिव पे होगा। तो डायरेक्ट फार्मर्स को एग्रीकल्चरल आउटपुट बिकता है सिर्फ लेट अस से 20% चिल्ड्रन, और 80% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अगर किसी गांव में 1000 क्विंटल्स प्रोडक्शन हुआ चिल्ड्रन, 200 क्विंटल यहां पे बिकेगा, रिमेनिंग 800 क्विंटल्स कोऑपरेटिव के थ्रू बिकेगा। तो कोऑपरेटिव 17 का सामान 20 में बेच रहे, कितना कमा रहे? 3 रुपए क्विंटल मान लीजिए, 800 क्विंटल पे कितने पैसे कमा लेंगे? 2400। और ये 14 का 22 कर रहा है, 8 रुपए कमा रहा है, बट 200 क्विंटल पे कितना कमाएगा? 1600, और बेइज्जती अलग कमा ली इसने। तो अल्टीमेट एडवांटेज किसका है? कोऑपरेटिव का। समझ में आ गया? तो मोहल्ले का भी शॉपकीपर है और दुकानदार अमेजोन पे बैठा है। अमेजोन वाला कहता है कि मैं ढेर सारी यूनिट्स बेचूंगा, हर यूनिट पे प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। मोहल्ले का दुकानदार कस्टमर को देखता है, कहता आया मुर्गा आज। इसीलिए मोहल्ले के दुकानदार बेचारे नाकामयाब हो गए ऑनलाइन ई कॉमर्स सिस्टम में। ओके, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज कैन मेक अरेंजमेंट फॉर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो भाई ये जो मिडिल मैन है इसके पास ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का कोई टूल है ही नहीं। ये एक ही दाम में आपका सारा एग्रीकल्चर आउटपुट खरीद लेगा, एक ही दाम में चल रहा है। जो अच्छा वाला होगा वो भी और जो महंगा वाला होगा वो भी। बट हु विल गिव यू रियल एजुकेशन? क्यों आज काफी बैकवर्ड बिजनेसमैन अमेजोन पे जुड़ गए हैं? अमेजोन का चिल्ड्रन एकदम क्लोज टू प्रयागराज सिटी कानपुर में एक हब है जहां पे इसको इन्होंने क्या नाम दिया है? सहाय। सहाय स्टैंड्स फॉर सहायता करना, हेल्प बेसिकली। तो ये लोगों को वहां ट्रेनिंग देते हैं, 15 दिन का कोर्स इनका एक होता है कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को हमारे पोर्टल पे फोटो के थ्रू अपलोड करना है, कैसे आप उसका डिस्क्रिप्शन नोट करेंगे। व्हाट इट क्लियर? आप वो नहीं कर सकते तो आप हमारे पर्सन को बता दीजिए, वो आपके बिहाफ पे सारा काम कर देगा। 180 कंट्रीज में चिल्ड्रन अमेजोन के थ्रू आप अपना सामान बेच सकते हो। 180 कंट्रीज। तो इफ समबडी इज लिविंग इन गुजरात एंड वांट्स टू सेल द प्रोडक्ट इन जर्मनी, अमेजोन के थ्रू बिक सकता है। ये बातें शायद आपको नहीं पता होंगी। यूट्यूब पे एक चैनल है सौरभ द्विवेदी जी का, ललन टॉप करके, उस पर अमेजोन की एक केस स्टडी आप देखिएगा। बहुत पहले मैंने एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी उसको लगाया था, क्योंकि अमेजोन के जो इंडिया हेड है वो भी प्रयागराज को बिलोंग करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में वो पढ़ चुके हैं बेसिकली। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत, तो वो तो जला चले गए सब लोग। ओके, तो सहाय पोर्टल उनका प्रोग्राम है चिल्ड्रन इस तरह का। यही काम कोऑपरेटिव्स भी करते हैं कि फार्मर्स को हमने अकल सिखा दी, भाई आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 50 रुपए किलो वाला है, ये वाला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 30 रुपए किलो वाला है, तो भाई 50 रुपए वाला हमको आप बेचिए, हम 55 में खरीद लेंगे, 30 रुपए वाला हम 35 में खरीद लेंगे। मिडिल मैन कुछ बताता ही नहीं था, वो सारा सामान 40 में खरीद लेता था। समझ में आ गया? तो कहीं पे फार्मर को फायदा भी होता था, कहीं पे नुकसान भी होता था। सर ललन टॉप पे है वीडियो। हाँ वीडियो है, ये देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो है। 4 महीने का बिजनेस अकेले 15-20 दिन की जो ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल आती है उनकी, उसी में कर लेते हैं वो लोग। The societies can eliminate many middlemen and thereby remove their large profit margin. तो कोऑपरेटिव का बस एक ही लॉजिक था, ज्यादा वॉल्यूम कम प्रॉफिट पे बेचेंगे। और मिडिलमैन डोमिनेटिंग नेचर का जो था बैड मिडिलमैन, उसका क्या लॉजिक था? लेस वॉल्यूम बट एट अ वेरी हाई प्रॉफिट। गॉट इट क्लियर? सो अपार्ट फ्रॉम सेलिंग द प्रोड्यूस, ये जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स आपको प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड एट अ वेरी लोअर प्राइस। सीड भी सस्ता मिलेगा, फर्टिलाइजर भी और पेस्टिसाइड भी। तो मान लीजिए मोहल्ले में एक ठेले वाला आता है,
और वो 40 रुपए का टमाटर हर घर में कम से कम 55 रुपए में बेच के जाता है, और वो खरीदता कितने से होलसेल मार्केट में? मुश्किल से 25 रुपए किलो। 10 लोग मोहल्ले के या फ्लैट में जहाँ रह रहे हैं आप, अपार्टमेंट के, रेडी हो जाइए, एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लीजिए और होलसेल मार्केट में 25 रुपए में लाइए और पूरे अपार्टमेंट सोसाइटी में 30 में बेचना चालू कर दीजिए। तो आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ढेर सारे मिल जाएंगे और ठेले वाले का बिजनेस चौपट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये नए नए बिजनेसेस डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में चिल्ड्रन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन अरेंज टू गेट मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई। अब ठंडी का सीजन है भाई, मैरिज सीजन आने वाला है, तो हम फार्मर्स को बोलेंगे कुछ अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करिए जिससे आउटपुट बढ़ जाए। आउटपुट बढ़ेगा, जो ब्रोकली लेटस से 70 रुपए केजी में बिक रही है, अगर आपने आउटपुट ज्यादा कर दिया अपनी जमीन पे तो ये कितने में बिकेगी? 40 रुपए में। लगभग 50% लगभग प्राइस हो गया, 40% प्राइस गिर गया। तो जो फूड वाला, केटरर वाला आपको 1000 रुपए प्लेट खाने की कोट करता है, माइट बी पॉसिबल कि वो क्या प्राइस कोट करे? 780। समझ में आ गया? जब खाना सस्ता होगा तो हम ज्यादा गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं चिल्ड्रन, ज्यादा गेस्ट को इनवाइट करें तो लिफाफे भी ज्यादा आएंगे। समझ में आई बात? तो ये सब चीजें कोई मिडलमैन नहीं बताते, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही बताया करती थी। अंडरस्टूड ऑल द मेरिट्स चिल्ड्रन? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मेरिट्स टू द फार्मर्स एंड ऑन द इकोनॉमी एज अ होल व्हेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड थ्रू कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम? तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पे लिखने पड़ेंगे। अंडरस्टूड दिस? यहाँ पे कुछ डेटा भी है। 8,500 प्राइमरी लेवल पे सोसाइटीज थी चिल्ड्रन। 2019-20 में 7.41 मिलियन मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 378 चिल्ड्रन जिन्हें मंडी बोला जाता था। 29 स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इनका एक फेडरेशन भी था। जैसे आपने फिक्की का नाम सुना होगा, हाँ सर चाय फीकी पीते हैं लोग। अरे ना भैया, चाय फीकी नहीं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपने सीआईआई का नाम सुना होगा, सीआईए मत जोड़ दीजिएगा उसामा बिन लादेन वाला, चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्री करके है ये एक तरह से बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है चिल्ड्रन? यूनाइटेड नेशन। इसके ढेर सारे विंग्स हैं, यूनेस्को है, यूएनडीपी है, ढेर सारे है ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड हमारी कंट्री में जो एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नैफेड चिल्ड्रन, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो अगर आपने अपने मोहल्ले में एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना दी, मान लीजिए कोई गोरखपुर में रह रहा है, तो उसने बनाया गोरखपुर एग्रो मार्केटिंग सोसाइटी, जकाम्स। जुकाम लगा हुआ मेरे को इसलिए मैंने जकाम सोचा बना दे, ठीक है। और जकाम्स ने रजिस्ट्रेशन इनसे ले लिया कि भाई यू आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय नैफेड, तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ जाएगा। जब आप नैफेड के मेंबर हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा नागपुर में अनियन किस प्राइस पे बिक रहा है, वहां पे ऑरेंज किस प्राइस पे बिक रहा है। तो अगर वहां पे ऑरेंज बिक रहा है 90 रुपए किलो, और आपके गोरखपुर में किसान ने खेती की ऑरेंज की मान लीजिए, और उसकी आउटपुट कॉस्ट आ रही है सिर्फ 42 रुपीज, और गोरखपुर में प्राइस 60 रुपीज है, तो आप गोरखपुर में बेचेंगे या किसान से कहेंगे आओ चलो नागपुर बेच के आते हैं, वहां 90 रुपए का भाव है, कहां बेचेंगे? गोरखपुर में बेचेंगे 60 रुपए में है, नागपुर में बेचेंगे 90 रुपीज में अपना मैक्सिमम आउटपुट। और गोरखपुर में सर क्या करें, कुछ ना बेचे? नहीं, ये तो फिर गलत हो जाएगा, 45 रुपए में बेच दीजिए। सर इतना कम प्रॉफिट मार्जिन? अरे अपने लोग हैं भाई, यहाँ 3 रुपए कमा लो और वहां पे बेचकर डबल पैसा कमा लो, तो ओवरऑल प्रॉफिट वुड इंक्रीज। समझ में आगे चल रहा? सो अल्टीमेटली जितनी भी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं, ये प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेनी अ टाइम चिल्ड्रन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी आपको हेल्प कर देते हैं। बट कुछ इनके डिस्क्विटिंग फीचर्स भी हैं। मेंबरशिप मेनी अ टाइम चिल्ड्रन लिमिटेड होती है, आप चाह के भी इनके मेंबर नहीं बन सकते, तो आपके पास डेटा नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं ना भाई, डायमंड पत्थर है बट स्टिल उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। आपकी मम्मी ने 2 साल पहले कोई डायमंड ज्वेलरी ली थी, आज वो डायमंड कितने का है कैसे पता लगेगा? तो शॉपकीपर्स को जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अलग अलग टाइप ऑफ मेंबरशिप होती है, उसमें से एक बेसिक मेंबरशिप 80,000 रुपए साल की होती है। तो आप 80,000 रुपी पे करिए, डेली बेसिस पे डायमंड्स में क्या और चेंजेस आ रहे हैं, क्या डायमंड का प्राइस है, वो आपको डेटा आता रहता है। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, आप मिरर रीडर से उसका डायमंड चेक करके उसको प्राइस ऑफर कर सकते हैं।
और अगर आप उसको अच्छी प्राइस ऑफर करेंगे क्योंकि आपके पास डेटा है कि भाई ये डायमंड बाजार में कितने का है, तो वो हमेशा आपसे ही बाइंग सेलिंग करेगा। तो ऐसे ही नेफेड भी डेटा प्रोड्यूस करता है। गॉट इट क्लियर? ऑल इंडिया क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, कहां से आप उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, सारा डेटा नेफेड दे देगा। समझ गए बात को? समझ गए चिल्ड्रन? एंड चिल्ड्रन कुछ स्टेट्स जो एग्रीकल्चरली बहुत फॉरवर्ड है, लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात, उधर महाराष्ट्र हो गया, तो वहां तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़िया काम कर रही है। यूपी, एमपी, बिहार तो जानते ही आप, मेरा भारत महान, 100 में 99 चोर और बेईमान। गॉट इट? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेनी कोऑपरेटिव्स का सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इंसान काम चालू करता है सेवा भाव से, बट उस सेवा भाव में कभी ना कभी वो मेवा तलाशने लग जाता है, और वहीं पे सब बेड़ा गर्क और चौपट हो जाती हैं चीजें। समझ गए सब लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की कहानी? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद रूरल क्रेडिट। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। किसी जमाने में साहूकार, मनी लेंडर देते थे किसानों को लोन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सुनेंगे तो आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी, 25 से 30% पर एनम। दादाजी ने प्रिंसिपल जो लिया था, पोता आज तक इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाया। इट इज डेट ट्रैप बेसिकली। इसी के लिए आरबीआई ने बोला दैट वी विल सेट अप अ बॉडी जो क्रेडिट इन रूरल सेक्टर की मॉनिटरिंग करेगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने 3 तरह के बैंक्स स्टार्ट किए चिल्ड्रन, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो अगर आपको जमीन खरीदनी है एज अ फार्मर, यू कैन गो एंड बोरो मनी फ्रॉम वेयर? ना, लैंड डेवलपमेंट बैंक से लेंगे। आप एक किसान है, रोजमर्रा के जीवन में आपको बैंकिंग एक्टिविटीज करनी है, तो आप अपना सेविंग अकाउंट कहां खोल सकते हैं? रीजनल रूरल बैंक में। और अगर आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर के लिए शॉर्ट टर्म एडवांसमेंट चाहिए, तो आप कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के पास जाइए। ये भी 3 लेवल पे काम करती है बच्चों। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल पे भी काम करती है। इज दैट क्लियर? तो ये सारा कंटेंट हम पढ़ेंगे, प्लस देयर इज अ कंप्लीट वीडियो ऑन रूरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? उसको जरा टेकअप करिएगा, तो आपको और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आपकी इस बुक में नहीं लिखी हैं वो मिल जाएंगी। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।